नमस्कार मित्रों, 3K जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रीक के महान शासक अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन काल में 356 ईसा पूर्व में ग्रीक के शासक फिलिप द्वितीय के यहाँ एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम अलेक्जेंडर रखा जाता है। भारत में इसी का अपभ्रंश सिकंदर नाम होता है। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया होता है जो कि एपीरस के राजा नियोप्टोलोमस की पुत्री होती है। फिलिप ने एपीरस के राजा को युद्ध में पराजित करके ओलंपिया से चौथा विवाह किया था और ओलंपिया की सहमति के बगैर फिलिप ने उससे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ओलंपिया एक जादूगरनी थी और वह सांपों के बीच में रहना पसंद करती थी। क्योंकि ओलंपिया फिलिप से नफरत करती थी, इसलिए वह सिकंदर को उनके यूनानी देवता ज्यूस का पुत्र मानती थी। ओलंपिया से विवाह से पहले ही राजा फिलिप 3 विवाह और कर चुके थे और ओलंपिया के विवाह के बाद भी 3 विवाह और करते हैं। इस प्रकार राजा फिलिप कुल 7 विवाह करते हैं। ओलंपिया से पहले फिलिप की फिलेना नाम की एक पत्नी और होती है जिससे उसे अरिहिदेस या फिलिप तृतीय नाम का एक पुत्र भी प्राप्त होता है। ओलंपिया से फिलिप को 2 संतान प्राप्त होती है। पहला सिकंदर और दूसरी एक पुत्री होती है जिसका नाम क्लियोपेट्रा होता है जो कि सिकंदर की सहोदर बहन होती है। सिकंदर और क्लियोपेट्रा की परवरिश ग्रीक के पेला शहर में ही शाही राजदरबार में की जाती है। सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसके पिता फिलिप ने लियोनार्ड्स ऑफ एपीरस नाम का एक शिक्षक नियुक्त किया था, परंतु सिकंदर के उग्र एवं विद्रोही स्वभाव के कारण लियोनार्ड्स सिकंदर को पूर्ण शिक्षा नहीं दे पाए थे। फिर लियोनार्ड्स के बाद लाइसीमैक्स नामक शिक्षक ने सिकंदर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को नियंत्रित करके उसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाई थी। फिर जब सिकंदर 13 वर्ष का हुआ था तब राजा फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक नियुक्त किया था जिसका नाम अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु था। अरस्तु ने अगले 3 वर्षों तक सिकंदर को साहित्य की शिक्षा प्रदान की और साथ ही वाक्पटुता अर्थात बोलने की कला भी सिखाई थी। इनके अतिरिक्त अरस्तु ने सिकंदर को दर्शन शास्त्र, विज्ञान एवं भौगोलिक ज्ञान की भी शिक्षा प्रदान की थी। सिकंदर ने अपने बाल्यकाल से ही अपने पिता फिलिप को मकदूनिया को एक छोटे से राज्य से एक विशाल सैन्य शक्ति राज्य में परिवर्तित होते देखा था। सिकंदर के जन्म के समय 356 ईसा पूर्व में फिलिप ने ग्रेनाइट शहर को जीता था। फिर 354 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 2 वर्ष का हुआ था तब एथेंस को भी जीत लिया था और एथेंस के युद्ध में ही थर्मिक की खाड़ी में घेराबंदी के दौरान एथेंस की सेना ने फिलिप को घेर लिया था और तभी एक सैनिक ने फिलिप की दाहिनी आंख में वार किया था जिससे फिलिप की एक आंख चली गई थी, जिसे बाद में शल्य क्रिया के द्वारा निकलवा दिया गया था। फिर जब सिकंदर 12 वर्ष का होता है तब वह घुड़सवारी अच्छे से सीख लेता है और तभी राजा फिलिप एथेंस में ओलंपिक खेल का आयोजन करवाते हैं। इस आयोजन में सिकंदर एक ऐसे घोड़े को नियंत्रित करता है जिसे फिलिप के अतिरिक्त कोई भी काबू नहीं कर पाता था। इससे प्रसन्न होकर राजा फिलिप ने सिकंदर को वह घोड़ा उपहार में दिया था और फिर इसी घोड़े की सवारी करके सिकंदर ने अपने कई युद्ध अभियान पूर्ण किए थे और अपने अंतिम समय तक यह घोड़ा सिकंदर के साथ ही रहा था। उस घोड़े का नाम बुके फराल था। फिर जब सिकंदर 16 वर्ष का होता है तब 340 ईसा पूर्व में फिलिप ने अपनी विशाल मैसेडियन सेना लेकर थरेस अर्थात कस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया था। उस समय फिलिप सिकंदर को मकदूनिया में ही राज्य की रखवाली के लिए छोड़ गया था, अतः 16 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। फिर जब फिलिप की सेना थरेस में आगे बढ़ रही होती है तभी मकदूनिया में उत्तर पूर्वी सीमा में थ्रेसियन जनजाति ने विद्रोह कर दिया होता है, जिसको दबाने के लिए सिकंदर ने बड़ी तेज़ी से कार्रवाई करते हुए थ्रेसियन जनजाति को परास्त कर दिया था और उनके कबीलों पर कब्जा कर लिया था
और फिर वहाँ पर अपने नाम से अलेक्जेंड्रापोलिस नाम का एक शहर बसाया था। फिर जब सिकंदर 18 वर्ष का हुआ तब 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने ग्रीक पर आक्रमण किया और इस युद्ध में फिलिप ने सिकंदर को अपनी सेना में सीनियर जनरल की पोस्ट दी थी। और फिर सिरेनाओं के इस युद्ध में सिकंदर ने ग्रीक को बुरी तरह पराजित किया था और अपनी बहादुरी दिखाते हुए संपूर्ण ग्रीक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मैसेडोनियन सेना की यह जीत पूरी तरह सिकंदर पर आधारित थी। सिरेनाओं में ग्रीक की हार के बाद 337 ईसा पूर्व में राजा फिलिप ने ग्रीक के शासक की पुत्री, जिसका नाम क्लियोपेट्रा यूरिडाइस था, उससे 7वां विवाह किया था। फिलिप और क्लियोपेट्रा यूरिडाइस के इस विवाह समारोह में कई बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था, जिसमें सिकंदर के नाना जी, मामा और सिकंदर के सौतेले भाई फिलिप तृतीय अर्थात अरिदेस के मामा अटालस को भी बुलाया गया था। और इसी समारोह में अटालस ने कहा था कि अब वह समय आ गया है जब मकदूनिया को उसका योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त होगा, जो कि राजा फिलिप का बड़ा बेटा अरिदेस या फिलिप तृतीय है। तो उसकी इस बात से क्रोधित होकर सिकंदर ने अपना शराब से भरा प्याला अटालस के मुंह पर दे मारा था और कहा था कि क्या मैं योग्य उत्तराधिकारी नहीं हूँ। सिकंदर के इस व्यवहार से क्रोधित होकर सिकंदर का बड़ा भाई फिलिप तृतीय अर्थात अरिदेस सिकंदर को मारने के लिए अपने स्थान से उठ खड़ा होता है और तलवार लेकर जैसे ही सिकंदर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ता है। तब सिकंदर कहता है कि यह देखो, यह व्यक्ति आपको यूरोप से एशिया ले जाएगा, जो स्वयं एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाने में गिर गया। यह क्या मकदूनिया का योग्य उत्तराधिकारी बनेगा। इतना कहकर सिकंदर विवाह समारोह को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रीक के इस विवाह समारोह के बाद शाही परिवार बिखरने लगता है। सिकंदर अपनी माँ ओलंपिया के साथ अपने नाना के यहाँ एपिरस चला जाता है और मकदूनिया में राजा फिलिप अपने अन्य पुत्रों और पुत्री क्लियोपेट्रा के साथ रहने लगता है। फिर सिकंदर तथा ओलंपिया को एपिरस से वापस बुलाने के लिए 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप अपनी पुत्री क्लियोपेट्रा ऑफ द मैसेडोन, जो कि सिकंदर की सगी बहन होती है, के विवाह का आयोजन रखता है। सिकंदर की बहन क्लियोपेट्रा का विवाह एपिरस के ही राजा मोलोसियन से होता है, जो कि ओलंपिया का भाई तथा सिकंदर का मामा होता है। अर्थात क्लियोपेट्रा का विवाह उसी के मामा मोलोसियन से करवा दिया जाता है। इसी विवाह समारोह में राजा फिलिप के अंगरक्षकों का कप्तान पोसानियस राजा फिलिप की हत्या कर देता है। राजा फिलिप की हत्या के समय सिकंदर 20 वर्ष का हो चुका था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। राजा फिलिप के मरने के बाद सिकंदर ने मकदूनिया के जनरलों और सैनिकों को एकत्रित किया और फिर जनरल और सैनिकों ने मिलकर सिकंदर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और फिर सिकंदर ने अपने जनरल और सेनापति की मदद से राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करवा दी और इस हत्याकांड में सिकंदर की माता ओलंपिया ने भी सिकंदर का भरपूर साथ दिया था। ओलंपिया ने राजा फिलिप की अन्य पत्नियों और पुत्रियों को भी मरवा दिया था। राजा फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर ने कैरेथियन लीग को भी जीत लिया था और 336 से 335 ईसा पूर्व के बीच इसने संपूर्ण ग्रीक और एथेंस को भी जीत लिया था। उसके बाद 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपने एशियाई अभियान के लिए अपनी थल सेना तथा नौसेना को तैयार किया था। 334 ईसा पूर्व में ही सिकंदर अपनी नौसेना लेकर ईजियन सागर को पार करते हुए ग्रेसियस नदी के तट पर आ पहुंचता है। यहाँ पहुँचने पर उसका सामना फारस के विशाल साम्राज्य, जिसमें तुर्की, फारस, इराक, सीरिया आदि शामिल थे, के शासक डारियस तृतीय से होता है। ग्रेसियस नदी के तट पर राजा डारियस तृतीय और सिकंदर की सेना के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में डारियस तृतीय की पराजय होती है, क्योंकि सिकंदर की सेना के फुर्तीले तीरंदाज और अश्वारोही सेना के आगे डारियस की सेना नहीं टिक पाती है। इस युद्ध में डारियस तृतीय अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकलता है।
उसके बाद सिकंदर की मैसेडोनियन सेना ने दक्षिण समुद्र किनारे के तट अर्थात भूमध्य सागर को पार करते हुए एशिया माइनर से अंतोलिया अर्थात तुर्की में प्रवेश किया था। उस समय 334 ईसा पूर्व में तुर्की में सर्दी का मौसम था, इसलिए सिकंदर की सेना ने वहीं रुककर आराम किया और आगे की रणनीति तैयार की। फिर 333 ईसा पूर्व में गर्मी के मौसम में सिकंदर की सेना का सामना इनिसुस के युद्ध में हुआ। यह युद्ध भी सिकंदर और डारियस तृतीय के मध्य ही हुआ था। इस युद्ध में भी डारियस तृतीय बुरी तरह पराजित होता है और इस बार भी वह अपनी जान बचाकर युद्धभूमि से भाग निकलता है और तड़ी पार हो जाता है। फिर 333 ईसा पूर्व में ही सिकंदर ने अपने आप को पर्सिया का राजा घोषित किया था। पर्सिया को जीतने के बाद सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट अर्थात मिस्र को जीतना था। सिकंदर ने सर्वप्रथम गाजा तथा यरूशलेम की घेराबंदी की और बड़ी ही आसानी से मिस्र अर्थात इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था। फिर 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण करवाया। इस शहर को ग्रीक संस्कृति और व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया गया। उसके बाद 330 ईसा पूर्व में पर्सिया का राजा डारियस तृतीय ने अपने साम्राज्य और परिवार को बचाने के लिए अपनी सेना और सेनापति को साथ लेकर आराबेला के पास गौगमेला में 330 ईसा पूर्व में एक बार फिर आक्रमण किया था। इस युद्ध में डारियस का सबसे वीर और योग्य सेनापति मारा जाता है और इस युद्ध में भी डारियस तृतीय को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है और इस युद्ध में सिकंदर की सेना ने डारियस को भागने से पहले ही बंदी बना लिया होता है और 330 ईसा पूर्व में डारियस तृतीय की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 330 ईसा पूर्व में ही सिकंदर अपनी सेना के साथ पर्सिया की राजधानी परसेपोलिस अर्थात तेहरान आता है और उसे जीतने के बाद शहर को जला देने का आदेश देता है और डारियस के महल में भी आग लगवा देता है। उसी समय सिकंदर ने पहली बार महल से बाहर आते हुए डारियस की पत्नी स्टेटेरा तथा पुत्री बारसीन को देखा था। फारस की राजकुमारी बारसीन बहुत ही सुंदर एवं खूबसूरत थी। बारसीन के रूप सौंदर्य को देखकर सिकंदर उस पर मोहित हो जाता है। सिकंदर उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है और उन्हें सभी राष्ट्रीय सुख सुविधाएं प्रदान करता है। फारस अर्थात पर्सिया को जीतने के बाद सिकंदर बेबीलोन का राजा तथा एशिया का शासक बन जाता है। अब उसका अगला लक्ष्य ईरान का पूर्वी क्षेत्र अर्थात बैक्ट्रिया था। वहाँ का शासक आक्जियाटेस था जो कि पारसी धर्म का था। वह डारियस तृतीय के ही अचमेनिद अर्थात हकमनी साम्राज्य का एक स्वतंत्र स्वघोषित शासक था। सिकंदर 329 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के शासक आक्जियाटेस पर आक्रमण करता है और बैक्ट्रिया के शासक को बुरी तरह पराजित करके उसे बंदी बना लेता है। उसके साथ ही उसके परिवार के सभी लोगों को भी बंदी बना लेता है। इनके साथ भी सिकंदर अच्छा व्यवहार करता है। इन्हीं बंदियों में से एक प्रिंस की पुत्री भी थी जिसका नाम रोक्सेना होता है। राजकुमारी रोक्सेना भी अत्यंत ही सुंदर व खूबसूरत होती है, जिसकी सुंदरता पर मोहित होकर सिकंदर उससे विवाह करने का निर्णय लेता है। हालांकि रोक्सेना पहले से शादीशुदा थी, परंतु उसके शाह अर्थात पति को सिकंदर मरवा देता है। फिर 327 ईसा पूर्व में प्रिंस आक्जियाटेस अपनी पुत्री रोक्सेना का विवाह सिकंदर से करवाता है और इस अवसर पर वह बहुत ही खर्चीली एवं शानदार दावत देता है। इस विवाह के पश्चात सिकंदर रोक्सेना के पिता को उनका साम्राज्य वापस लौटा देता है और कहता है कि बैक्ट्रिया में तुम ही मेरे अधीन रहकर शासन करोगे। फिर 327 ईसा पूर्व में रोक्सेना से विवाह करने के बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पर्सिया की राजकुमारी बारसीन से भी उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती विवाह करता है। फिर उसके पश्चात 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर भारत की ओर रुख करता है। सिकंदर पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए ज्ञान की पीठ अर्थात तक्षशिला पहुंचता है। उस समय तक्षशिला का महाराज अम्बिराज का पुत्र अंबिक होता है। वह बिना युद्ध लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसी समय तक्षशिला में आचार्य चाणक्य अध्यापक हुआ करते थे। उनका मन भारत की भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों को देखकर विचलित हो गया।
इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश के अन्य राजाओं से आग्रह किया कि वे सब एक हो जाएं और एक साथ मिलकर सिकंदर का सामना करें। परंतु पश्चिमोत्तर प्रदेश का कोई भी शासक सिवाय पोरस को छोड़कर सिकंदर का सामना करने को तैयार नहीं होता है और बाकी राजाओं ने भी तक्षशिला के अंबिक की देखा देखी अपने आप को सिकंदर के सामने आत्मसमर्पित कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर तक्षशिला से होते हुए राजा पोरस के राज्य, जो कि झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था, की ओर आगे बढ़ता है। झेलम नदी को पार करके राजा पोरस के राज पर अधिकार करने के लिए 325 ईसा पूर्व में सिकंदर पूर्व प्रदेश पर आक्रमण करता है। राजा पोरस भी अपनी गज सेना के साथ बड़ी ही वीरता और बहादुरी के साथ सिकंदर की सेना पर टूट पड़ते हैं। इस युद्ध में पूर्व की गज सेना सिकंदर की मकदूनियन सेना को बुरी तरह रौंद कर रख देती है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब राजा पुरु सिकंदर को मारने ही वाले होते हैं। तभी सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर धोखे से राजा पुरु पर वार करता है और सिकंदर को बचा ले जाता है। हालांकि बाद में इस युद्ध के अंत में जीत सिकंदर की ही होती है, परंतु यहीं पर सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकेफराल मारा जाता है। पोरस की वीरता और बहादुरी से सिकंदर अत्यधिक प्रभावित होता है और कूटनीतिक समझ रखने वाला सिकंदर राजा पोरस से संधि अर्थात मित्रता कर लेता है। राजा पोरस भी भारी मन से इस संधि को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस युद्ध में उनके परिवार के कई सदस्य मारे जाते हैं। फिर सिकंदर अपनी संधि शर्तों में पोरस को आगे भारत विजय के अभियान में साथ देने की बात करता है। हाइडेस्पिस के इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने कई छोटे बड़े हिंदू गणराज्य जाट तथा खोखरों से युद्ध किया था। इन गणराज्यों को साथ लाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्य की सेना ने सिकंदर की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। फिर जब 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत में आगे बढ़ता है, तो व्यास नदी के तट पर आकर सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, क्योंकि भारत के छोटे बड़े गणराज्यों जाट तथा खोखरों से युद्ध करके सिकंदर की सेना बुरी तरह थक चुकी होती है और उन्हें पता था कि व्यास नदी के पार आगे मगध के शासक नंदवंश की विशाल सेना, जिसका सामना सिकंदर की मकदूनियन सेना कतई नहीं कर पाती। सिकंदर के कई आदेशों के बावजूद मैसेडोनियन सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। फिर सिकंदर ने दुखी होते हुए कहा कि मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो निष्ठाहीन है, कायर है और भय से ग्रसित है। जो राजा अपने दुश्मनों से कभी नहीं हारा, वह अपने ही सैनिकों से हार गया और भारत विजय का स्वप्न अधूरा लेकर सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस मैसेडोन की ओर लौट जाता है। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाला सम्राट सिकंदर 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन शहर में पहुंचा, तो वहां पर उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया और उसकी इस बीमारी के चलते 33 वर्ष की अवस्था में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। फिलिप की मृत्यु के बाद केवल 13 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी, जबकि सत्यता यह है कि वह पृथ्वी के मात्र 15% भाग को ही जीत पाया था। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीसिया, जॉर्डन, गाज़ा, बैक्ट्रिया और भारत के पंजाब तक के प्रदेश को जीत लिया था। हालांकि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और उसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई, इसके पीछे भी कई अवधारणाएं हैं। जैसे कि कोई कहता है कि उसे धीमा जहर दिया गया था, कोई यह मानता है कि अधिक मदिरा के सेवन से उसका शरीर कमज़ोर हो गया था जिससे उसकी मृत्यु हुई, तो कोई यह भी कहता है कि विषैले मच्छर के काटने से सिकंदर को मलेरिया हो गया था, और कोई यह भी कहता है कि जब वह भारत से वापस लौट रहा था तो जाटों तथा खोखरों ने उसे और उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई थी।
इस युद्ध में एक खोकर का भाला सिकंदर को लगा था और वही घाव नासूर बन गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। खैर, कारण जो भी हो, सिकंदर का अंत बहुत ही बुरा था। अपने जन्मभूमि मैसेडोनिया और सपनों की भूमि भारत, दोनों ही जगह की भूमि सिकंदर को नसीब नहीं हुई। परंतु कहते हैं कि महान लोग मरने से पहले कुछ विरासतें छोड़ जाते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। सिकंदर ने दुनिया से बहुत कुछ छीना, परंतु जाते जाते दुनिया को वह 3 नायाब सीख दे गया, जो उसकी आखिरी 3 इच्छाएं थी। सिकंदर की पहली ख्वाहिश थी कि उसके जनाजे को उसके हाकिम कंधा दे, ताकि पूरी दुनिया को यह एहसास हो कि ताउम्र खुद को दुनिया का खुदा मानने वाला, दुनिया फतह करने वाला सिकंदर मौत को नहीं हरा पाया। दुनिया भर के बेहतरीन और आला दर्जे के हाकिम उसे ज़िंदगी का एक लम्हा तक नहीं दे पाए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है, उसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए ज़िंदगी जीना तो कभी गरूर मत करना। सिकंदर की दूसरी ख्वाहिश थी कि जिस रास्ते पर उसका जनाजा ले जाया जाए, उस रास्ते पर उसके द्वारा जीती हुई समस्त दौलत बिछा दी जाए, क्योंकि ज़िंदगी के कीमती पल गंवाकर जो बेशकीमती दौलत और हीरे जवाहरात सिकंदर ने जमा किए थे, उनकी औकात रास्ते में बिखरे धूल व कंकड़ पत्थर के समान है, जिनसे वह ना ही ज़िंदगी का एक और पल खरीद सका और ना ही मौत के बाद का रास्ता आसान कर सका। सिकंदर की तीसरी ख्वाहिश थी कि मेरे जनाजे में मेरे हाथों की हथेली बाहर की तरफ खुली रखी जाए और कफन के बाहर लटका दी जाए, ताकि दुनिया यह देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, जाते वक्त उसके हाथ एकदम खाली थे। सारी दुनिया की ज़मीन जीतने के बाद दफन होने के लिए बस 6 हाथ ज़मीन ही नसीब हुई। यह बात सिकंदर को उसके दोस्त पोरस ने सिखाई थी कि व्यक्ति दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है। कुछ रह जाता है तो वह उसके किस्से। तो इस तरह एक महान शासक का अंत होता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही महान योद्धाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहें 3K GK सीरीज़। 3K GK सीरीज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद।